मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंत भला तो सब भला। माँ, आपको पता है कल हम पिकनिक जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ चलना है। जब से पापा गए हैं तब से आप कहीं जाती ही नहीं हैं। इस बार आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। देखना वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। शाम को ऑफिस से आने के बाद रमेश अपनी माँ कावेरी जी को बोल रहा था, जिसे सुनकर कावेरी जी खुश तो बहुत हुई, लेकिन तभी उनकी नज़र किचन में खड़ी अपनी बहू मानवी पर गई, जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, इसलिए कावेरी जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पिकनिक जाने का मन तो उनका भी बहुत था, क्योंकि उनके पति रामकिशन जी के जाने के बाद वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। लेकिन बहू का गुस्सा देखकर अपने बेटे रमेश को कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन सुबह कावेरी जी अपने काम में लगी हुई थी। तभी उनकी बहू मानवी अपने दोनों बच्चों को उठाते हुए बोली, रिया और प्रशांत, जल्दी उठो बेटा और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, वरना हम आपको यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इतना सुनते ही दोनों बच्चे अपनी आंखें मसलते हुए उठे और बोले, आज हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? अरे आपको पता नहीं है क्या? आज हम पिकनिक जा रहे हैं। इतना सुनते ही रिया और प्रशांत खुशी से दौड़ उठे और बाथरूम की तरफ नहाने के लिए भागे। पहले मुझे नहाना है, बोलकर दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगे, जिसे देखकर कावेरी जी उनके पास आकर समझाते हुए बोली, अरे बेटा, झगड़े क्यों कर रहे हो? एक लोग मेरे बाथरूम में जाकर नहा लो। कावेरी जी का इतना कहना हुआ कि उनकी बहू मानवी उन्हें घूरते हुए बोली, ये बीच में कूदने की आदत आपकी गई नहीं ना? बहू, मैं तो बस बच्चों को समझा रही थी। धीरे से बोलकर कावेरी जी चुपचाप रसोई घर में चली गई। तभी बाहर से रमेश की आवाज आई, मानवी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन पैक है ना? मानवी कमरे में थी, इसलिए कावेरी जी ने बाहर आकर रमेश का टिफिन पकड़ा दिया। तो रमेश ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या है खाने में? तेरे पसंद के कोफ्ते और लच्छे पराठे हैं। कावेरी जी बोल रही थी कि तभी मानवी भी वहां आ गई और कावेरी जी की तरफ घूरते हुए बोली, रमेश, इसमें तुम्हारा मनपसंद मिक्स वेज फ्रूट रायता भी रखा है, साथ में मीठा भी है। माँ और पत्नी की बात सुनकर रमेश ने हंसकर कहा, तुम दोनों के जैसी माँ और बीवी हो तो इंसान खा खा कर मोटा नहीं होगा तो और क्या होगा? तभी मानवी मुंह बनाते हुए बोली, आखिर पति हैं आप मेरे, इतना काम करते हैं तो अच्छा खाना तो बनता है ना? तो रमेश मुस्कुराता हुआ जैसे ही बाहर निकला तो मानवी ने तुरंत कावेरी जी से कहा, आपको अपनी तारीफ करवाने का ज्यादा ही शौक है ना? क्या जताना चाहती थी? आप मेरा खाना बनाती हैं, आप ही बेटे से काम करती हैं। नहीं बहू, वो तो रमेश ने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया, वरना मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, कावेरी जी ने डरते हुए कहा। तो मानवी चीखते हुए बोली, तो और क्या मतलब था आपका? मुझे नीचे गिराना चाहती थी आप, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या ताक रही हैं? जाइए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाइए, और खबरदार जो एक कप से ज्यादा बनाई तो। आपको चाय नुकसान करती है, केवल मेरी ही बनाना। तो कावेरी जी चुपचाप उठकर किचन में चली गईं, क्योंकि बहू का इस तरह का बर्ताव करना रोजाना का काम था। लेकिन ये और बात थी कि वो उनके बेटे रमेश के सामने ऐसा कभी नहीं करती थी। लेकिन जब से रमेश ने कावेरी जी से पिकनिक पर चलने के लिए कहा, तब से मानवी के दिमाग में तूफान उठा हुआ था। वो मन ही मन कुढ़ रही थी। तभी कावेरी जी ने चाय लाकर मानवी के सामने रख दी और जैसे ही वापस जाने लगी तो मानवी ने कहा, आज खुश तो बहुत होंगी आप।
कावेरी जी कुछ समझ नहीं पाई और मानवी की ओर देखने लगी। तो उसने कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गई, पिकनिक पर नहीं जाएंगी क्या? अरे नहीं बहू, मैं कहाँ पिकनिक पर जा रही हूँ, वो तो रमेश ने ऐसे ही बोल दिया होगा। बोलकर कावेरी जी घबराते हुए वहां से जाने लगी। तो मानवी ने फिर से कहा, सुन बुढ़िया, जा कहाँ रही हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। इस बार जब रमेश पिकनिक जाने के लिए कहें तो आपको मना करना है। बोल देना कि तबीयत ठीक नहीं, इस उम्र में चला नहीं जाता। कोई भी बहाना करके मना कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कावेरी जी खामोशी से सिर हिलाकर कमरे में चली गई। मानवी आए दिन रमेश के ऑफिस जाते ही कावेरी जी को कुछ न कुछ ताने सुनाती रहती, लेकिन कावेरी जी घर की सुख शांति के कारण चुप रहती और बहू का बर्ताव सुनती। कमरे में जाकर कावेरी जी अपने पति रामकिशन जी की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। मेरा परिवार तो जैसे खत्म ही हो गया, अपने ही लोगों के बीच बैठने का अधिकार छीना जा रहा है। आप तो चले गए, लेकिन मुझे अकेला छोड़ गए। चाह कर भी बेटे का सहारा नहीं ले सकती। बेटे पर तो जैसे एक माँ का हक ही नहीं रहा। सब इस बहू का है, यहाँ कोई अपना नहीं है, ना तो कहीं जाने देती है। अगर बेटा चाहे तो बहाना बनाकर घर में छोड़ जाती है। मेरा ही घर मेरे लिए जेल हो गया है और बेटा सोचता है कि मैं कहीं जाना नहीं चाहती। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कावेरी जी बस आंसू बहाए जा रही थी। तभी बाहर से प्रिया और प्रशांत की आवाज आई, मम्मा हम तैयार हो गए हैं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा भी अभी पहुंचने वाले हैं। अरे पहुंचने वाले नहीं, मैं तो पहुंच गया। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? बाहर से आते हुए रमेश ने कहा। तभी मानवी एक बड़ा सा बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और बोली, सब तैयार है रमेश, आप ये सब सामान कार में रखें, जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर मानवी जैसे ही वापस मुड़ी तो पीछे से रमेश ने कहा, अरे मानवी, माँ कहाँ है? वो तैयार नहीं है हुई क्या? देख लो जाकर, कमरे से निकल रही हैं। आज न जाने क्या हुआ है। मानवी ने कहकर कनखियों से रमेश की तरफ देखा, जो कि झट से उठकर अपनी माँ के कमरे की ओर चल दिया। रमेश ने अंदर घुसते ही देखा तो कावेरी जी लेटी हुई थी। उसने कहा, माँ आप अभी तक तैयार नहीं हुई, देर हो रही है, चलिए जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं, अब तो चला भी नहीं जाता। खामखा तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, मैं घर पर ही रहती हूँ। कावेरी जी ने कहा तो रमेश बोला, ऐसा नहीं चलेगा माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चुपचाप उठकर जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ चलिए। कहते हुए रमेश ने उनका माथा छू कर देखा। क्या माँ, ना तो बुखार है, ना ही देखने से ऐसा कुछ लग रहा। आपको बिना घर में रहने की आदत हो गई, बाहर जाएंगी तो देखना आपको अच्छा लगेगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। रमेश तो बोलते जा रहा था, लेकिन पीछे खड़ी मानवी दरवाजे से सब देख रही थी और बार बार कावेरी जी को ना जाने के लिए इशारा कर रही थी। उसकी गुस्सैल आंखें देखकर कावेरी जी की अपने बेटे को हामी भरने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन रमेश उन्हें साथ ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी पीछे से मानवी की आवाज आई, अरे रमेश, जब माँ नहीं चाहती तो क्यों जिद करे हो? आराम ही करने दो ना। मानवी, मैं जानता हूँ कि माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो साथ जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम तैयार होकर आओ, माँ को मैं लेकर आता हूँ। मानवी ये सुनकर आग बबूला हो गई, लेकिन रमेश के सामने कुछ बोल नहीं पाई। वापस कमरे में आकर गुस्से में एक फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा और बोली,
इतने साल तक बुढ़िया ने राज किया है और अब भी बेटा इसके वश में रहता है। आज घर के बाहर इसका आखिरी कदम होगा, इसके बाद कभी चलने को नहीं कहेगी। बड़बड़ाते हुए मानवी तैयार होने लगी। थोड़ी देर में रमेश ने कावेरी जी को भी तैयार कर लिया था, लेकिन कावेरी जी जानती थी कि आज उन पर गाज गिरने वाली है। मानवी अब चैन से नहीं बैठेगी। इस खौफ से कावेरी जी अंदर ही अंदर कांप रही थी। तभी मानवी अंदर से आई और मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी आप तैयार हो गई। अच्छा हुआ जो आप साथ चल रही हैं, इससे तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वैसे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही थी कि तबीयत खराब है? घर में रहकर कोई काम तो नहीं करना था? बहू की बात सुनकर कावेरी जी समझ गई कि वो क्या कहना चाह रही है। उन्होंने तुरंत कहा, अरे रमेश बेटा, मैं तो भूल ही गई कि मुझे एक स्वेटर तैयार करना है जो मेरी सहेली सुमित्रा है ना, उसने अपने पोते के लिए बनवाई थी। इसलिए तुम लोग मेरी बात मानो और चले जाओ। रमेश ने कहा, माँ फिर से कोई बहाना मत बनाइए, आप चल रही हैं बस, और इसके आगे कुछ नहीं बोलेगा। स्वेटर कोई इतना जरूरी नहीं है। बेटे की बात सुनकर कावेरी जी मानवी की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हूँ, बहू मैं क्या करूं? अब रमेश तो मान ही नहीं रहा। लेकिन मानवी गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर चली गई और कार में जाकर बैठ गई। रिया और प्रशांत पहले से ही कार में बैठे हुए थे। पीछे से रमेश भी कावेरी जी को लेकर आ गया और सब लोग पिकनिक के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मानवी मुंह फुलाकर बैठी रही। रमेश कुछ भी पूछता तो कह देती कि मेरे सर में दर्द है, इतना सारा काम है और इतना सारा खाना बनाना कोई मजाक है क्या? मेरी कोई मदद भी नहीं करता। मानवी का गुस्सा देखकर रमेश ने कहा, अरे यार शांत हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। मैं जल्दी ही एक मेड का इंतजाम कर दूंगा। कम से कम पिकनिक पर तो खुश होकर जाओ। दोनों बच्चे भी रास्ते भर खिलखिलाते रहे और खूब बातें करते रहे। कावेरी जी भी उनके साथ रहकर घर पर हुई बातें भूल गई और थोड़ी देर बाद पिकनिक स्पॉट भी आ गया और दोनों बच्चे रिया और प्रशांत कार से उतरकर पकड़ा पकड़ाई खेलने लगे। रमेश और मालवी ने मिलकर कार से सामान निकालकर बाहर रखा और चटाई पर रखकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। कावेरी जी भी इधर उधर टहलते हुए हरियाली देखने लगी, लेकिन मानवी के मन में एक ही बात चल रही थी कि इस बुढ़िया को कैसे सबक सिखाया जाए। वो थोड़ी देर बैठी रहने के बाद उठकर कावेरी जी के पास गई और बोली, क्यों, बहुत खुश हो रही हो ना? बाहर आकर कावेरी जी उसकी आवाज सुनकर डर सी गईं। उन्होंने रमेश की तरफ देखा तो वो दोनों बेटियों के साथ गेम खेलने में बिजी हो गया था। उसका ध्यान अब खेल में था। कावेरी जी का डरता हुआ चेहरा देखकर मानवी ने कहा, मम्मी जी आप तो डरी हुई लग रही हैं। देखिए हम यहाँ ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हैं, अगर यहाँ से आपको धक्का दे दूं। तो ये सुनकर कावेरी जी के होश उड़ गए। वो पसीना पोंछते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, बहू ये तुम क्या कह रही हो? बेटा सामने है, कुछ तो सोचो। तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो? देख बुढ़िया, रमेश को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो यही सोचेगा कि आपका पैर फिसल गया होगा। और वैसे ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये कोई पहाड़ी नहीं है, बस एक टीबा ही है। इसलिए तुम मरोगी नहीं, बस हड्डी टूटेगी। लेकिन फायदा ये होगा कि फिर कभी फुदक कर हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगी। कावेरी जी समझ गई थी कि मानवी ये सब क्यों कह रही है, लेकिन उसकी भी क्या गलती। रमेश ने उसकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने कहा, बहू मैंने कितना मना किया था, लेकिन रमेश नहीं माना, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो माँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अब आपको यहाँ से गिरना ही पड़ेगा। कहकर मानवी रमेश की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और कावेरी जी का हाथ पकड़ लिया।
वो एक छोटी सी पहाड़ी का किनारा था, ज्यादा गहरा तो नहीं, लेकिन गंभीर चोट लगने की पूरी आस थी। रमेश की तरफ देखते हुए मानवी जैसे ही कावेरी जी को धक्का देने लगी, तभी पीछे से रमेश की आवाज से मानवी के पैर कांप गए। उसका पैर फिसला और कावेरी जी की जगह वो खुद पहाड़ी से नीचे गिर गई। कावेरी जी जोर से चिल्लाई, मानवी बेटा। लेकिन तब तक मानवी नीचे गिर चुकी थी। रमेश दौड़ते हुए आया और उसने नीचे देखा तो पहाड़ी ज्यादा ऊंची तो नहीं थी, लेकिन बहती नदी के किनारे मानवी बेहोश पड़ी थी। दोनों बच्चे मां को गिरा देखकर रोने लगे। रमेश ने दौड़कर मदद के लिए दूर जा रहे शख्स को पुकारा तो उसने आकर बताया कि नीचे जाने का रास्ता बाईं तरफ से है। ये सुनकर रमेश भागकर नीचे गया। दोनों बच्चे भी वहां पहुंच गए। बेहोश पड़ी मानवी को रमेश ने पानी की छींटे मारी तो मानवी होश में तो आ गई, मगर दर्द के मारे उठ न सकी। उसको कमर में गंभीर चोट लगी थी। कुछ लोगों की मदद से रमेश उसे कार तक ले आया और हॉस्पिटल से ले गया। सब बाहर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और उदास रमेश को उसकी मां दिलासा दे रही थी। रमेश, चिंता मत कर, बहू ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अंदरूनी चोट है, कंधे में हल्का फ्रैक्चर है, देखभाल से सही हो जाएगा, लेकिन आराम करना होगा कुछ दिन तक। मानवी हॉस्पिटल में ही रही। एक हफ्ते बाद रमेश उसे घर ले आया, अपने कमरे में लेटा दिया, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मानवी को उठने के लिए मना किया था। कावेरी जी मानवी के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं अपनी बेटी का इतना ध्यान रखूंगी कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मानवी ने रमेश को धीरे से कहा, रमेश, मेरी माँ को खबर कर दीजिए, वो आ जाएंगी। बहू की बात सुनकर कावेरी जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो मानवी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए चुप रह गई। रमेश ने कहा, माँ को तो मैं बुला लूंगा मानवी, लेकिन तुम गिरी कैसे, ये समझ नहीं आया। जहाँ तक मैंने देखा तो मम्मी आगे और तुम पीछे थी। ये सुनकर कावेरी जी तुरंत बोली, हाँ बेटा, वास्तव में मैं ही गिरने वाली थी, लेकिन बेचारी मानवी ने मुझे बचाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो रमेश ने कहा, मानवी, तुम मम्मी का कितना ख्याल रखती हो। देख लो मम्मी, आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। कहकर रमेश मुस्कुराकर बाहर चला गया। कावेरी जी भी उठकर बाहर जाने लगी तो पीछे से मानवी ने कहा, बुढ़िया, तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रही थी। तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरी बढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, ये भूल जाना, समझी। बहू की बात सुनकर कावेरी जी बोली, ये सब क्यों कह रही हो बेटी। बेटा, ये सब अपने दिमाग में मत लाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तो मानवी ने सख्त आवाज में कहा, मेरी मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, समझी आप। तो कावेरी जी उदास सा मुंह लेकर कमरे से बाहर आ गई। मानवी तो हमेशा से उन्हें यूं ही डरा धमका कर रखती थी, उन्हें अपमानित करती रहती, मगर ऐसे हालातों में वो कुछ चुप रहती। जबकि गिरते वक्त कावेरी जी ने उसको पकड़ने की कोशिश भी की थी और मानवी खुद भी ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन उसका नकारात्मक मन सकारात्मक कैसे सोच सकता था। खैर, थोड़ी देर बाद मानवी की माँ भी आ गई। अब दिन भर वो उसके कमरे में बैठी रहती। मानवी उसी कुछ करने को कहती तो तबीयत का बहाना बनाकर वो लेटी रहती। एक दिन दोपहर में मानवी ने अपनी माँ से सूप बनाने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, समधन जी से बनवा लो ना, वो तुम्हारे टेस्ट का बनाना जानती हैं। जब कावेरी जी ने ये बात सुनी तो वो तुरंत सूप बनाकर ले आई। कावेरी जी रोज ही मानवी के खाने पीने और दवा का ध्यान अच्छे से रख रही थी।
जबकि कई बार उन्होंने मानवी और उसकी माँ को आपस में उनकी बुराई करते सुन लिया था। पहले तो उनका मन दुखी होता, लेकिन फिर वो यही सोचती कि कुछ भी हो, मेरे बेटे की गृहस्थी, इसलिए चुप रह जाती और फिर से मानवी की सेवा में जुट जाती। वो पूरे दिन भर काम में लगी रहती, लेकिन जैसे ही शाम को रमेश के आने का समय होता, तो मानवी की माँ तुरंत ही किचन में काम करने पहुंच जाती। कावेरी जी खाना बनाती और वो रमेश के आगे पीछे घूमकर उसे ये जताती रहती कि वही सारे काम करी हैं। मानवी भी रमेश के सामने बार बार अपनी माँ को ही आवाज लगाती, लेकिन कावेरी जी सब समझ रही थी, पर खामोश थी। एक दिन मानवी ने अपनी माँ से पानी मांगा, लेकिन उसकी माँ मोबाइल में ही लगी रही और बोली, अरे अपनी परमानेंट नौकरानी को बुला लेना बेटा, मैं गेम खेल रही हूँ, उठूंगी तो खराब हो जाएगा। उस वक्त बच्चे भी घर पर नहीं थे और कावेरी जी को आवाज देने में मानवी का आत्मसम्मान गिर रहा था, तो खुद ही उठने लगी, लेकिन बैठते ही इतना तेज दर्द उठा कि वो संभल ना पाई और बेड से नीचे गिर गई। कंधे में जबरदस्त दर्द हो रहा था। उसकी चीख से कावेरी जी दौड़ते हुए कमरे में आई और मानवी को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा मुझे आवाज क्यों नहीं दिया, या अपनी माँ को कह देती, खुद उठकर खतरा मोल क्यों लेती हो, ऐसे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी, जबकि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कावेरी जी की बात सुनकर मानवी चुप रही और उनके सहारे से मुश्किल से उठी और बेड पर बैठ गई। उसी वक्त मानवी की माँ सहारा देने भी आ गई, तो उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। मानवी के कंधे का दर्द फिर से बढ़ने लगा, तो रमेश उसे अगले ही दिन डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। तो डॉक्टर ने कहा, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, फ्रैक्चर बढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है, महीनों बेड पर ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो मानवी डर ही गई। अब उसने कावेरी जी की मदद लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ वैसे भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रमेश को दिखाने के लिए उसने अपनी माँ को वापस नहीं भेजा। 2 महीने तक सब ऐसे ही चलता रहा और अब मानवी की हालत में काफी सुधार हो गया, जिसका सारा श्रेय केवल कावेरी जी को मिलना चाहिए था। लेकिन मानवी रमेश के सामने एक ही बात कहती, रमेश मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, अच्छा हुआ जो इनको बुला लिया, वरना कौन मेरा ख्याल रखता, तुम्हारी माँ तो खुद कुछ कर नहीं पाती। तो रमेश भी अपनी सास से कहा, मम्मी जी आपने अच्छा किया जो आ गई, लेकिन अब मानवी काफी ठीक हो चुकी है, आपको जाना है तो बता दीजिएगा, घर पर भी तो सब आपको याद करती होंगे। लेकिन मानवी की माँ जाने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि इतनी सेवा उनकी बहू भी नहीं करती जितनी कावेरी जी कर रही थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मानवी अब चलने फिरने लगी और माँ के साथ बैठकर अपनी सास को बस ऑर्डर देती रहती। वो भूल गई थी कि अपनी ही माँ के कारण वो ठीक होते होते भी फिर से तकलीफ में आ गई थी। लेकिन अपनी माँ के खिलाफ उसने किसी से 2 शब्द भी नहीं कहे। अगले दिन सुबह सुबह मानवी ने कावेरी जी पर ऑर्डर घुमाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, आज खाने में छोले भटूरे बनाने हैं, ये रोटी खा खाकर तंग आ गई हूं मैं। कावेरी जी बेचारी क्या बोल सकती थी, बस माँ बेटी के कहे अनुसार उनके ऑर्डर पूरी करती रहती। उसने चने भिगो दिए और दोपहर में छोले भटूरे बनाने लगी। तभी मानवी किचन में आई और पानी पीने लगी। तभी अचानक से मानवी की माँ पीछे से आकर उसके हाथ से पानी की बोतल लेने लगी। इस तरह अचानक आ जाने से मानवी चौंक गई और बोतल छूटकर तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरी। काफी सारा तेल उछलकर कावेरी जी के हाथ पर आ गया, तो कावेरी जी की चीखें निकल गईं। मानवी ने जल्दी से उनको बाहर सोफे पर बिठाया
और जल्दी से दवाई लाकर दवाई लगाने लगी। तभी पीछे से उसकी माँ बोली, अरे मानवी, इतना भी कुछ नहीं हुआ इसको, यूं ही चिल्ला रही है, कहीं तुझे इन पर दया तो नहीं आ गई। आप चुप रहिए माँ, मानवी ने अपनी माँ को घूरते हुए कहा और कावेरी जी को दवाई लगाकर कमरे में आराम करने भेज दिया और अपनी माँ से बोली, मम्मी, रमेश को पता चल गया तो पता है क्या होगा। वो पूछेंगे कि माँ से भटूरे क्यों बनवाए आप और मैं क्या कर रही थी और हम बना रहे थे तो माँ को चोट कैसे आई, इतनी इंक्वायरी होगी कि बहन जी बना रही थी और मुझसे ही पानी छलककर कढ़ाई में गिर गया। तुम पर और बहन जी पर कोई बात नहीं आएगी। सास की बात सुनकर मानवी हक्की बक्की रह गई। तभी उसकी माँ बोली, बहन जी आप तो बड़ी चतुर हैं, कितनी आसानी से इल्जाम हम पर डालने की प्लानिंग करी है। मानवी बेटा, इस पर कोई भरोसा मत करना, ये हमें फंसा देगी। बहन जी ये क्या कह रही हो आप? मानवी को मैंने बहू नहीं अपनी बेटी समझा है और इसको मैं हमेशा बचाती रहूंगी, कावेरी जी ने कहा। तो मानवी जी की माँ बोली, ओहो मानवी, देखो तो तुम्हें तो मैं बहुत अच्छी सास मिली है, कैसे तुम्हारे साथ खेल रही है। कहते हुए उसकी माँ कावेरी जी के पैरों तले से कारपेट खींचने ही वाली थी कि तभी पीछे से रमेश के चीखने की आवाज आई, माँ ठीक तो है ना आप? पीछे खड़े रमेश ने सब सुन लिया था। उसने जल्दी से आकर कावेरी जी को गिरने से बचा लिया। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, कावेरी जी ने कहा। तभी रमेश ने नजर उनके जले हुए हाथ पर गई। वो कुछ बोलता इससे पहले ही मानवी की माँ बोली, दामाद जी हम तो अपना घर छोड़कर यहाँ आपकी मदद करने आए, लेकिन आपकी माँ तो हमें फंसा रही है। मानवी को भी मैंने सेवा करने का ठीक कर दिया, लेकिन आपकी माँ ऐसे ही रौब दिखाती रहती हैं। आज अपनी ही गलती से जल गई, लेकिन अभी भी कह रही थी कि आपसे हमारी शिकायत करेंगी और मुझे घर भिजवा देंगी। तभी मानवी ने हकलाते हुए कहा, वैसे रमेश तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तो रमेश ने कहा, मानवी मुझे शर्म आती है तुम पर और तुम्हारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर। फिर रमेश मानवी की माँ की तरफ देखते हुए बोला, और माँ जी आप ज्यादा झूठ मत बोलिए, दरवाजे पर खड़े हुए मैंने सब देखा भी है और सुना भी है। तभी मानवी को लगा कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। उसने आंसू बहाते हुए रमेश ने कहा, रमेश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं सच कहती हूँ माँ जी मेरी गलती से नहीं बल्कि वो इत्तेफाकन से जली हैं। मैंने तो बस झट से दवाई भी लगाई। तभी कावेरी जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, मानवी ने मेरा पूरा ख्याल रखा है। जो हुआ अचानक हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन माँ, मैं जो इतनी देर से देख रहा हूँ उसमें मानवी की माँ पूरी गलती है। मेरी माँ को उसके ही घर में खड़ी होकर बेइज्जत कर रही हैं। हिम्मत कैसी हुई इनकी? रमेश ने कहा। तो मानवी की माँ अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोली, वाह, अब बात बिगड़ती देखी तो सब लोग एक और हो गए। आपको तो पता है दामाद जी कि मानवी पहाड़ी से कैसे गिरी थी। इतना सुनते ही मानवी का चेहरा उतर गया और वो अपनी माँ की तरफ चुप रहने का इशारा करने लगी, लेकिन वो बोलती रही और रमेश चुपचाप खड़ा कभी मानवी की तरफ देखता तो कभी उसकी माँ की तरफ। तभी मानवी की माँ ने कहा, दामाद जी, मानवी आपकी माँ को धक्का देने जा रही थी मगर खुद ही गिर गई। ये सुनकर रमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो मानवी से कुछ कहता उससे पहले ही मानवी रमेश के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी रमेश ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, मैंने कई बार महसूस किया कि तुम माँ से चिढ़ी हो और जानबूझकर उन्हें साथ नहीं लेना चाहती।
तभी मैं इस बार जिद करके उन्हें ले गया था, लेकिन तुमने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अगर माँ गिर जाती और उन्हें कुछ हो जाता तो? तभी मानवी की माँ बोली, गिरी तो मेरी बेटी थी दामाद जी, कितनी चोट आई थी उसको, लेकिन आपकी माँ ने ख्याल तक नहीं रखा। मजे से सारे दिन सोती रहती और मैं इसका दिन भर ख्याल रखती। क्यों बेटी? मानवी, मैं सही कह रही हूँ ना? मानवी वहां खड़ी अपनी माँ के बदलते रंग देख रही थी। तभी रमेश ने गुस्से में कहा, मानवी, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितनी देर में तुम्हारी माँ ने बदल लिए हैं। आज मानवी की आंखों पर से भी अपनी माँ के झूठे प्यार और दिखावे का पर्दा उतर चुका था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, अब बस करो माँ, अब इतना झूठ मत बोलो। वास्तव में आपको बेटी की ना तो फिक्र है और ना ही झूठ बोलने में कोई शर्म आ रही है। आप मेरा साथ देती तो उस दिन मैं बेड से नहीं गिरती। मम्मी जी ने आकर नहीं देखा होता तो ना जाने आज क्या होता। इनकी सेवा और देखभाल से मैं ठीक हो पाई हूँ। आपने तो इनसे भी अपनी सेवा करवाई है। कहते हुए मानवी रोने लगी और अपनी सास कावेरी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। रमेश हैरान सा देखता रह गया। आप मानवी की माँ हैं, इसलिए इज्जत से निकल जाने को कह रहा हूँ, नहीं तो बेइज्जती करके धक्की देकर निकालना मुझे भी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी माँ को गिरा रही थी। रमेश का गुस्सा देखकर मानवी की माँ चुपचाप पैर पटकते हुए कमरे में गई और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। उधर मानवी कावेरी जी से बोल रही थी, मम्मी जी, किस मुंह से माफी मांगू? अगर आप गिर जाती तो शायद हम आपको खो भी देते, लेकिन उस दिन आपने तो मेरा हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ जो मैं गिरी और आज मुझे माफी मांगने का मौका मिला, नहीं तो मेरी आंखें कभी खुलती ही नहीं। मैं आपके साथ इतना गलत कर रही थी और फिर भी आप चुपचाप सहती जा रही थी। कहते हुए मानवी फूट फूट कर रोने लगी। तभी कावेरी जी उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोली, उठो बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे विचार जरूर बदल जाएंगे। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, बस तुम्हारा देखने का नजरिया गलत किया। तभी वहां खड़ा रमेश मानवी को घूरते हुए अंदर जाने लगा तो कावेरी जी ने कहा, बेटा तुम भी बहू को माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो रमेश ने कहा, माँ, मेरा दिल आपके जितना बड़ा नहीं है। मानवी को इतनी बड़ी गलती की माफी चुटकियों में कैसे मिल सकती है? सोच कर ही देखो, अगर उस दिन आप गिर जाती तो क्या होता? मानवी कभी ये बात स्वीकार नहीं करती, कहकर रमेश अंदर जाने लगा तो मानवी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए बोली, प्लीज रमेश, मैं जानती हूँ मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मानवी गिड़गिड़ाते जा रही थी तो कावेरी जी ने कहा, बेटा मेरे कहने पर तुम बहू को माफ कर दो। ये पहले वाली बहू नहीं रही, अब बेटी बन चुकी है। कावेरी जी के बार बार कहने पर रमेश ने उनकी बात को रखते हुए मानवी को माफ कर दिया और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मधुर आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।